हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है सुमित और तृप्ति शादी के बाद भी खुश क्यों नहीं थे। सुमित और तृप्ति का वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से चल रहा था, फिर भी एक अनकही दूरी दोनों के बीच बनी हुई थी। इसका कारण था सिद्धार्थ। आखिर कौन था यह सिद्धार्थ? क्या बात है सुमित, बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हो, कुछ चाहिए क्या? तृप्ति ने सुमित को कहीं शून्य में ताकते देख प्रश्न किया, मगर सुमित स्वयं में ही डूबा बैठा रहा। सुमित, कहाँ खो गए तुम? तृप्ति ने अपना स्वर ऊंचा कर फिर कहा तो मानो सुमित की तंद्रा टूटी। कुछ कहा क्या तुमने? सुमित ने प्रश्न किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है सुमित? आजकल देखती हूँ तुम बात करते करते बीच में ही कहीं खो जाते हो। मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो कहीं खो जाऊँगा? सुमित बोला। बड़े भी खो जाते हैं सुमित, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तृप्ति गंभीर स्वर में बोली। मैं कई दिनों से तुम्हारी आंखों में अजीब सी तड़प देख रही हूँ। मैं जब भी पूछती हूँ तुम टाल जाते हो। आज मैं तुमसे जानकर ही रहूँगी। अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता तो? विवाह के 7 वर्षों बाद भी यदि तुम्हें इतना विश्वास नहीं है तो हमारा दाम्पत्य अर्थहीन है सुमित, तृप्ति बोली। उसके स्वर की वेदना को सुमित ने साफ अनुभव किया था। तो सुनो तृप्ति, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? जब से सिद्धार्थ से मिलकर लौटा हूँ मन बहुत उदास है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, वे कहाँ मिले तुम्हें? तृप्ति हंसी। यह उपहास का विषय नहीं है तृप्ति। सुमित के स्वर में तीव्र वेदना थी। तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा विचार नहीं था, पर मैं सचमुच कुछ नहीं समझी। कहते हुए तृप्ति ने नजरें नीची कर ली थी। मैं अपने पुत्र सिद्धार्थ की बात कर रहा था। ओह सिद्धू, तृप्ति ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। हाँ, उसका पूरा नाम सिद्धार्थ ही है। तृप्ति तृप्ति के सिर पर मानो किसी ने जोर से प्रहार किया था, और अनेक चेहरे उसकी आंखों के सामने गड़मड़ होते चले गए थे। पता नहीं वह यह कैसे भूल जाती है कि वह सुमित की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी का पुत्र सिद्धू है, और उसका अस्तित्व वह चाहकर भी नकार नहीं पाती है। सुमित से उसका पहला परिचय बड़ी ही नाटकीय परिस्थितियों में हुआ था। दोनों के कार्यालय एक ही भवन में थे, और एक दिन अचानक वह बातों में इस तरह खो गई थी कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा था। जब तक कार्यालय भवन के नीचे पहुंची थी, बस जा चुकी थी। दिसंबर के महीने में 5 बजते ही अंधेरा घिरने लगता है, और उस दिन हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। कहाँ जाना है आपको? तभी सुमित का स्कूटर उसके पास आकर रुका था कि वह घबरा गई थी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगली बस से चली जाऊंगी, तुरंत जवाब दे तृप्ति ने बेरुखी दिखाई थी। मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, पर आज बस चालकों ने अचानक हड़ताल कर दी है, इसलिए मानवता के नाते पूछ लिया कि शायद आपको सहायता की ज़रूरत हो। सुमित ने भी दो टूक उत्तर दिया था। हड़ताल? क्यों, क्या हुआ? तृप्ति चौंकी थी। पता नहीं, सुना है यात्रियों की किसी बस चालक से हाथापाई हो गई थी, इसलिए जनता को इस आकस्मिक हड़ताल का सामना करना पड़ा है। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। अभी तो कोई ऑटो भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे मलकपेट तक छोड़ देंगे? अचानक तृप्ति अब नर्म हुई थी। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, वैसे मेरा घर भी उधर ही है। आप चाहें तो मेरे साथ आ सकती हैं। मैं इसी भवन में मॉडल सॉफ्टवेयर में कार्यरत हूँ। पता नहीं आपने कभी मुझे देखा है या नहीं, पर मैं तो प्रतिदिन आपको बस का इंतज़ार करते यहीं खड़ी देखता हूँ। सुमित ने अपना परिचय देते हुए कहा था। तृप्ति को घर जो पहुंचना था, सो वह लपक कर सुमित के स्कूटर की पिछली सीट पर बैठ गई थी। पर वह रास्ते भर स्वयं को कोसती रही थी कि इस तरह दीन दुनिया से वह बेखबर क्यों रहती है। ये महाशय तो प्रतिदिन मुझे निहारते रहे, और मैं इनके अस्तित्व से सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। उसके बाद तो यह रोज़ की ही बात हो गई। यद्यपि सुमित का घर दूसरी ओर पड़ता था, पर तृप्ति से घनिष्ठता बढ़ाने के लिए ही उसने हड़ताल वाले दिन झूठ बोल दिया था। जब एक दिन सुमित उसे अपने घर ले गया था और सुमित ने हकीकत बयान की थी, तब वह जानकर खूब हंसी थी। धीरे धीरे सुमित का मनमोहक व्यक्तित्व उसके अस्तित्व पर छाता चला गया था। उस दिन सुमित ने उसे खुद ही भोजन बनाकर खिलाया था। भोजन ठीक ठाक ही बना था,
पर सुमित के प्रेमपूर्ण व्यवहार से ही वह तृप्त हो गई थी। यूं तो सुमित उसे घर तक छोड़ने आया था, पर खा पी कर लौटने में काफ़ी देर हो गई थी। तृप्ति के पिता अर्जुन राव दरवाजे पर ही खड़े बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहे थे। क्या बात है पिताजी, आप दरवाजे पर ही खड़े हैं? यह समय तो आपके पसंदीदा टीवी कार्यक्रम का है, कहते हुए तृप्ति पिता को देखते ही मुस्कुराई थी। जब जवान बेटी के कदम भटक रहे हों तो दरवाजे पर खड़े रहना ही तो पिता की नियति बन जाती है। पिता का क्रोधित स्वर सुनकर वह सहम गई थी। उसके पिता ने उससे कभी इस तरह बात नहीं की थी। पूछिए ना, अब पूछते क्यों नहीं? इतनी देर से तो घर सिर पर उठा रखा था। अंदर पहुंचते ही उसकी माँ, जो भरी बैठी थी, कहते हुए बिफर पड़ी। हाँ हाँ, पूछूंगा क्यों नहीं, मैं क्या डरता हूँ? आजकल तुम किसके साथ घूमती फिरती हो? पिता का पारा फिर चढ़ने लगा था। शायद आप सुमित की बात कर रहे हैं। मैं उसके साथ केवल घूम फिर नहीं रही हूँ, हम दोनों एक ही भवन के कार्यालयों में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं, तृप्ति बोली थी। और केवल मित्रता के नाते ही वह तुम्हें प्रतिदिन घर छोड़ने आता है? उसकी माँ ने प्रश्न किया था। और तुम 8 बजे तक उसके साथ घूमती रहती हो? यह शरीफ लड़कियों के घर लौटने का समय है। तुम तो शायद अत्याधुनिक हो गई हो, पर हमें इसी समाज में रहना है, अर्जुन राव बोले थे। आप वेंकट बाबू के बेटे के संबंध में बात चलाओ, ताकि जल्दी से जल्दी इसके विवाह का प्रबंध किया जा सके। नहीं तो यह मित्रता तो हमारी नाक ही कटवा कर रहेगी, तृप्ति की माँ बोली थी। नहीं माँ, ऐसी गलती मत करना। मैं सुमित के अलावा और किसी से विवाह नहीं करूँगी, तृप्ति घबरा कर बोली थी। देखा, आ गई ना गाड़ी पटरी पर, खुल गई मित्रता की पोल। माँ और पिताजी लगभग एक साथ बोले थे। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप दोनों सोच रहे हैं, बस हम दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। तृप्ति ने सफाई देनी चाहिए थी। ठीक है, हमारी बात हमें अच्छी तरह समझ में आ गई है। अब तुम भी हमारी बात समझ लो। कल ही सुमित से बात करो, और यदि वह विवाह के लिए तैयार है तो हम उसके माता पिता से बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो हम तुम्हारा विवाह कहीं और कर देंगे, तृप्ति के पिता ने सख्ती से कहा था। इसे आदेश समझूं या चेतावनी, कहकर तृप्ति ने मुस्कुराना चाहा था। वह तुम्हारी इच्छा है, पर हम अब और चुप्पी नहीं साध सकते। इस पार या उस पार हमें समाज में रहना है, और उसके बनाए नियम कायदे हमें मानने पड़ते हैं। अरे, यह क्या कोई विलायत है जो तुम खुलेआम अपने पुरुष मित्र के साथ घूमती रहोगी और कुछ कोई नहीं कहेगा? यह बात बिरादरी में फैल गई तो तुम्हारा विवाह करवाना कठिन हो जाएगा, तृप्ति के पिता ने गंभीरता से कहा था। आप ऐसी बातें करके मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न क्यों करते रहते हैं? आप डरते होंगे बिरादरी से, मैं नहीं डरती। फिर बिरादरी ने हमारे लिए किया ही क्या है कि हम हर पल उससे थरथर कांपते रहें? तृप्ति स्वयं पर नियंत्रण ना रख सकी थी। देखा, न कहती थी मैं कि लड़की को अधिक पढ़ाओ लिखाओ मत। चलो, पढ़ लिख भी ली थी तो कम से कम नौकरी तो मत करवाओ, पर मेरी सुनता ही कौन है? आपको तो बेटी को अपने पैरों पर खड़ा करना था। चलो, अच्छा हुआ पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गई है आपकी बेटी, तृप्ति की माँ व्यंग्य से बोली थी। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं आप? कह तो दिया है कि सुमित से बात करूंगी, कहती हुई तृप्ति अपने कक्ष की ओर चली गई थी, और माता पिता देर तक बड़बड़ाते रहे थे। तृप्ति जब दूसरे दिन कार्यालय पहुंची तो किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगा था। उसने कई बार सुमित को फ़ोन किया, पर वह भी न जाने कहाँ चला गया था। शाम को 5 बजे तक लौट आएगा वह, उसके सहकर्मी ने तृप्ति को बताया था। क्या हुआ, कहाँ चले गए थे तुम? सुबह से मैंने तुम्हें 1000 बार फ़ोन किया था। शाम को जब कार्यालय बंद होने पर तृप्ति नीचे उतरी तो सुमित को स्कूटर सहित सामने खड़ा देख वह भड़क उठी थी। खैरियत तो है? आज तो आप पत्नी की तरह डांट रही हैं। बात क्या है? घर जल्दी पहुंचना है क्या? आइए बैठिए, मिनटों में आप हवा से बातें कर रही होंगी। सुमित ने स्कूटर पर बैठने का इशारा करते हुए मुस्कुरा कर कहा था। ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, कहते हुए तृप्ति रुआंसी हो उठी थी। ऐसी क्या ज़रूरी बात है? चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं, अपना उपहास भूलकर सुमित ने प्रस्ताव दिया था, पर तृप्ति ने केवल हाँ में सिर हिला दिया था।
तो एक रेस्टोरेंट में जाकर वे दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर चाय पीने लगे। हाँ बोलो, समस्या क्या है? मैं तो तुम्हारी हालत देखकर घबरा ही गया था, कहते हुए सुमित ने अपनी आकुल नज़रें तृप्ति के चेहरे पर टिका दी थी। मैं कल जब देर से घर पहुंची तो माँ और पिताजी बहुत नाराज़ थे। तृप्ति ने अपने मन की बात कहनी शुरू की थी। उनका नाराज़ होना सही था। यदि जवान बेटी रात को 10 बजे घर पहुंची तो कौन से माता पिता नाराज़ नहीं होंगे? सुमित ने शालीन लहजे में समझाते हुए कहा था। 10 बजे? मैं पूरे 11 बजे घर पहुंची थी, वह भी तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम्हें मुझे अपने हाथ का पकाया भोजन कराने का शौक जो चढ़ा आया था। फिर भी तुम यह निर्णय कर लो कि तुम मेरी तरफ हो या उनकी तरफ। तृप्ति झुंझला उठी थी। मैं पूरी तरह अपनी तृप्ति के साथ हूँ, पर बताओ तो सही आगे क्या हुआ? पिताजी का आदेश है कि हमारे संबंध को जल्दी से जल्दी परिभाषित किया जाए, कहते हुए तृप्ति खिलखिलाकर हंसी थी। तृप्ति ने सोचा था कि उसकी बातें सुनते ही सुमित भावुक होकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कल्पनाओं में खो जाएगा, या फिर कहेगा कि यह क्या प्रिय, इतनी सी बात के लिए तुम इतनी परेशान थीं? हम दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह गुमसुम बैठा रहा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। बात क्या है सुमित? तुम तो बिल्कुल गुमसुम हो गए। शायद तुमने मेरी बात का मतलब नहीं समझा। मैंने तुम्हारी बात का मतलब अच्छी तरह समझ लिया है तृप्ति, पर मेरे लिए तुम्हारी बात का उत्तर दे पाना सरल नहीं होगा। सुमित गंभीर स्वर में बोला था। अर्थात मेरे माता पिता जो सोच रहे थे वही सही था। साथ घूमना फिरना, सैर सपाटा अलग बात है, पर विवाह अपने लोगों में भारी भरकम दहेज लेकर ही करोगे। तृप्ति आवेशपूर्ण स्वर में बोली थी। ऐसा कुछ नहीं है। तुम जैसी पत्नी तो किसी खुश मिजाज इंसान को ही मिलेगी। हाँ, और तुम खुद को उस खुश मिजाजी से वंचित रखकर कितना बड़ा त्याग कर रहे हो, तृप्ति ने उलाहना भरे अंदाज में कहा था। तृप्ति, क्या हम केवल मित्र बनकर नहीं रह सकते? मैं कारण बताकर तुम्हें खोना नहीं चाहता। यदि तुमने आज ही मुझे सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखूंगी। तृप्ति ने तैश में आकर कहा। तो सुनो, मेरी शादी हो चुकी है। 2 वर्ष पहले मेरे बेटे सिद्धार्थ के जन्म के समय वह हम सबको रोता बिलखता छोड़कर चली गई थी। और आपका बेटा उजानी नाम का छोटा सा कस्बा है, वहीं मेरे माता पिता के पास रहता है। 6 महीने से हम दोनों साथ घूम फिर रहे हैं। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाए रखी, कहते हुए तृप्ति रुआंसी हो गई। ऐसी कोई विशेष बात भी नहीं। फिर तुमने कभी पूछा भी नहीं, तो मैं क्या बताता? पर जब आज बात शादी की उठी तो तुम्हें खोने का खतरा उठाकर मैंने यह बात बताई। क्या यही काफ़ी नहीं है? सुमित ने अपनी बात स्पष्ट की थी। नहीं, यह सच नहीं है। 6 माह तक तुम मेरे साथ घूमते फिरते रहे, यूं दुनिया भर की बातें करते हो, पर बातों बातों में भी तुमने कभी अपने विवाह या बेटे का नाम तक नहीं लिया। तृप्ति ने शिकायती लहजे में कहा। यह तुम नहीं, तुम्हारी वह मानसिकता बोल रही है, जिसमें हमारे समाज का हर व्यक्ति एक पुरुष और स्त्री की मित्रता को सही परिप्रेक्ष्य में आंक ही नहीं पाता। उसकी परिणति व लक्ष्य दोनों ही केवल वैवाहिक संबंध ही क्यों होते हैं तृप्ति? सुमित दीर्घ गंभीर स्वर में बोला था। सुमित, इतने आदर्शवादी बनने का प्रयास मत करो। क्या तुमने इन महीनों में कभी विवाह के संबंध में नहीं सोचा? कहते हुए तृप्ति की आंखें छलछला आई थी। तृप्ति, मैं झूठ नहीं कहूँगा, तुम मुझे पहली ही नज़र में भा गई थी, पर मेरी पत्नी के निधन के बाद मेरा जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया था। अभी तो उसे नए सिरे से संवारने का समय भी नहीं मिला। सोचा था कि तुम्हें धीरे धीरे सिद्धार्थ के संबंध में बताऊंगा, उससे मिलवाऊंगा, शायद बात बन जाए। मैं सिद्धार्थ को भी बहुत चाहता हूँ, और नए संबंध बनाते समय पुराने संबंधों को तोड़ा तो नहीं जाता ना। ओह, तो तुमने सोचा था कि यदि तुम मेरे बहुत आगे बढ़ने के बाद अपने पुत्र का प्रवेश हमारी कहानी में करोगे तो तुम गलती पर थे। आज के बाद तुम मुझसे मिलने का प्रयास मत करना। तुमने यह समझ भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति को कभी स्वीकार कर पाऊंगी? कहते हुए तृप्ति उठ खड़ी हुई थी। रुको तो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, सुमित बोला था। धन्यवाद, मुझे अपने घर की राह पता है। वह तो तुम्हारी संगति में पड़कर
भूल गई थी, कहते हुए तृप्ति रेस्टोरेंट से बाहर चली गई और सुमित पुकारता ही रह गया था। क्षणांश में ही तृप्ति उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। अगले दिन से सुमित उसी जगह खड़ा होकर तृप्ति के कार्यालय की सीढ़ियों की ओर ताकता रहता, पर तृप्ति पता नहीं कार्यालय आती भी थी या नहीं, और आती थी तो किधर से निकल जाती थी पता ही नहीं चलता था। कुछ दिनों बाद वह नज़र भी आई थी तो मुंह फेर कर चल दी थी। तृप्ति, मुझे तुमसे ज़रूरी बातें करनी हैं। एक दिन कार्यालय से लौटकर तृप्ति आंखें मूंदे सोफे पर पसरी हुई थी। तभी माँ उसके पास बैठी बोली थी, कहो माँ, ऐसे कब तक चलेगा? ना किसी से कुछ कहती सुनती हो, ना हंसती बोलती हो। तुम्हारे पिताजी जहाँ भी विवाह की बात चलाते हैं, तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती हो। लगता है तुम्हारे मन को तो सुमित के अलावा कोई भाता ही नहीं है। उसका नाम मत लो माँ, उसने मुझे धोखा दिया है, तृप्ति क्रोधित स्वर में बोली थी। नहीं बेटी, धोखा तो तब होता जब वह बिना कुछ बताए तुमसे विवाह कर लेता। सच पूछो तो मैं उसकी साफ गोई से बहुत प्रभावित हूँ। उसमें संबंधों की नाजुक डोर को संभालने की क्षमता है। ज़रा सोचो, जो व्यक्ति अपने नन्हे से बच्चे से इस तरह जुड़ा है, भविष्य में तुम्हें किस तरह रखेगा? मेरा मतलब है, यदि तुम उससे विवाह करने का निर्णय लो तो। तृप्ति की माँ ने बात आगे बढ़ाई थी। आखिरकार तृप्ति को कुछ समझ आया था, सो उसने माँ से हाँ कह दी थी। तृप्ति ने तो केवल स्वीकृति दी थी, बाकी बातचीत तो उसके पिता और बड़े भाई ने की थी। वे तो उजानी जाकर सुमित के माता पिता और सिद्धार्थ से भी मिल आए थे। इस तरह वे सुमित की पत्नी बनकर उसके घर में आ गई थी। अब तो स्वयं उसका 4 वर्ष का बेटा मयूर था। सिद्धार्थ की बात इन 7 वर्षों में न उसने की न सुमित ने उठाई। फिर अचानक उसका सिद्धार्थ को लेकर इस तरह बेचैन हो उठना तृप्ति की समझ में कुछ नहीं आया था। इतने वर्षों से तो वह दादा दादी के साथ आराम से रह रहा था, फिर अब अचानक क्या हो गया? तभी द्वार पर आहट हुई थी और तृप्ति ने मुड़कर देखा था। द्वार खोला तो बाहर सुमित का चचेरा भाई रघु खड़ा था। अरे रघु भैया, आप आइए ना, अंदर आइए, तृप्ति ने स्वागत करते हुए कहा। अब आओ ना, द्वार के पीछे छिपे क्यों खड़े हो? बेटे, कोई कुछ नहीं कहेगा, कहते हुए रघु ने किसी को पुकारा। कौन है वहाँ? तृप्ति ने पूछा। अपना सिद्धू है भाभी, उजानी में किसी की नहीं सुनता है, दिन भर बाहर खेलता रहता है। पिछली बार ताऊजी ने सुमित भैया से भी कहा था कि अब उनसे नहीं संभलता, पाल पोस कर बड़ा कर दिया है, अब तो आप लोग संभाल लीजिए। बेचारा बिन माँ का बच्चा है, गुस्सा भी आए तो इस पर हाथ नहीं उठता। रघु उसे लेकर अंदर आते हुए कह रहा था। खा पी कर रघु चला गया था, पर सिद्धार्थ भौचक्का सा घर की हर वस्तु को छूकर देख रहा था। सुमित पास की दुकान से मयूर को साथ लेकर कुछ खरीदने गया था, पता नहीं कहाँ रह गया। तृप्ति सोच ही रही थी कि मयूर के गुनगुनाने के दूर से आते स्वर से ही उसने सुमित के कदमों की आहट पहचान ली थी। अरे सिद्धू! सिद्धार्थ पर नज़र पड़ते ही सुमित चौंक गया था। वह फिर बोला, यह यहाँ कैसे आया? रघु आया था छोड़ने, तृप्ति बोली थी। कुछ दिन इसे यहीं रहने दो, मैं इसके लिए कुछ और प्रबंध करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे मित्र सुंदर बाबू इसे गोद लेने को भी तैयार हैं, पर मेरा ही मन नहीं माना। सुमित ने मानो सफाई दी थी। अब और शर्मिंदा मत करो सुमित, तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा दुख तो मुझे बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था, पर अब तो मुझे भूल सुधारने का अवसर दो। अब सिद्धार्थ यहीं रहेगा। आज जब रघु ने उसे बिन माँ का बच्चा कहा तो मेरा मन भर आया, तृप्ति ने कहा तो सुमित छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। सुमित को सांत्वना देते हुए पहली बार तृप्ति को लगा कि उनके बीच की अनकही दूरी सदा के लिए खत्म हो गई है। अब सुमित सही अर्थों में उसका हो गया है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।